हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? सब रिवाइज हो गया? यस ओके, सर। मॉडर्न रिवाइज करके आए हैं तो आज हम लोग मॉडर्न के एमसीक्यूज़ लगाएंगे बहुत सारे, है ना। जितने एमसीक्यूज़ पॉसिबल होंगे तो आज थोड़ा माइंड को शार्प करके और क्वेश्चंस पे जल्दी जल्दी से पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कहाँ तक हम लोग पहुंच सकते हैं क्वेश्चंस लगाने में, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसा आप लोग के सामने दिख रहा है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप सॉरी रॉलेट सत्याग्रह होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आरव ने ज़्यादा पढ़ लिया लग रहा है। ठीक है, अच्छा ज़्यादा नहीं पढ़ लिया। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। हाँ, इससे पहले इसके अलावा कोई डाउट तो नहीं है आप लोग? अगर कोई डाउट होगा तो क्वेश्चंस में तो हो जाएगा डिस्कस। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो एक बार जब सेशन का एंड हो रहा होगा तब हम लोग उस पर पूरी बात कर लेंगे और मॉडर्न को आज पूरी तरीके से फिनिश करके फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग वर्ड हिस्ट्री करना स्टार्ट करेंगे। 2 क्लास होंगे आपके वर्ड हिस्ट्री के, उसको बाइंड अप करके फिर हम लोग इकोनॉमी वाले पोर्शन के ऊपर आ जाएंगे अपना, ठीक है। और वहाँ इकोनॉमी में आप लोग के कुछ डाउट भी थे, वो सारे के सारे डाउट्स भी हम लोग वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट इन 1919। ठीक है, अब ये जैसा आरओ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह होगा, ठीक है। देख, अच्छा रॉलेट एक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्या है, रॉलेट एक्ट होगा। सभी लोग ठीक है, इससे सहमति है सबकी? रॉलेट एक्ट ही होना चाहिए या कुछ और होगा? चलो रॉलेट एक्ट होगा, ठीक है। चलो राइट आंसर। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह भी आपका लगा हो सकता है, सिर्फ सत्याग्रह भी आपका लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, सत्याग्रह का मतलब भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, रॉलेट सत्याग्रह की ही बात हो रही है। 1919 रॉलेट सत्याग्रह और गांधी जी। इस रॉलेट सत्याग्रह का क्या रिजल्ट हुआ था या क्या ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी इंडिया के अंदर जिससे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा? जलिए मेन जो बोला, हाँ हाँ, जो अभी मेन रीज़न इसके पीछे किसी ने बोला, जलियांवाला बाग इंसिडेंट इसकी वजह से हो गया, है ना। रॉलेट एक्ट की वजह से क्या हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया था, उसकी वजह से आगे बहुत बड़े बड़े मूवमेंट स्टार्ट हुए जिसमें एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी था। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ड्यूरिंग हुज रिजाइम डिड द क्रिप्स मिशन विजिट इंडिया? पूछ रहा है कौन सा वायसराय था जिसके समय में क्रिप्स मिशन इंडिया के अंदर आया, कौन होगा? अच्छा, कब आया था क्रिप्स मिशन, कब आया था? क्रिप्स मिशन आया है 1940 में, 1940 अगस्त डिक्लेरेशन याद है? अगस्त डिक्लेरेशन के बाद बताया था ना मैंने, क्रिप्स मिशन आया था 1940 के अंदर। अगस्त डिक्लेरेशन आया था अगस्त के अंदर 1940 में, और क्रिप्स मिशन उससे पहले आया था 1940 में मार्च के अंदर। मार्च 1940 में क्रिप्स मिशन आया था। आया क्यों था मैंने ये भी बताया था। इस टाइम पे क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, लगातार भारतीयों को लालच देने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपको फ्रीडम दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। उसी के लिए एक क्रिप्स मिशन आया था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक भी जिसको बोला है, वही है ये क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो 1940 में कौन वाइसरॉय रहा होगा? लॉर्ड मॉकबेन। 1936 से लेके 1944 तक ये टाइम पीरियड जो रहा है वो लॉर्ड लिनलिथगो का रहा है, ठीक है। तो इसके समय में जितने भी अभी देखोगे बहुत मेजर इवेंट्स हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट भी इन्हीं के समय का है ना। तो ऐसे बहुत मेजर इवेंट्स जो इसके टाइम में हुए वो कब हुए, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे हुए। तो ये याद रखिएगा 1936 से 44। कभी कभी किसी का टाइम पीरियड में पूछ भी लेता है कौन सा इंसिडेंट हुआ था इसके समय में, है ना। तो ये चीज़ कुछ कुछ की हमको याद रखनी है, जैसे लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन आया इंडिया के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है आपका। हु प्रेजेंटेड द अगस्त प्रपोजल, अब बताओ। लिनलिथगो के अलावा कोई कुछ बोल रहा है? लिनलिथगो के अलावा कोई बोलेगा पिटाई खाएगा। अभी बताया लास्ट क्वेश्चन के अंदर अगस्त डिक्लेरेशन मैंने, अगस्त प्रपोजल 1940 में आया हुआ है।
ठीक है। तो 1940 लिनलिथगो ही होगा इसका आंसर, 36 से 44, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विच स्टेट वाज एनेक्स्ड, बताओ इनके से कौन सी स्टेट थी जो, सतारा, सतारा, वेरी गुड। सतारा जो थी आपकी, जोधपुर नहीं है इसका आंसर, क्या होगा, सतारा अनेक्स्ट हुई थी इसके अंदर, ठीक है। सतारा इसके अंदर, कहाँ पड़ती है सतारा, कौन सी जगह पे पड़ती है, कौन सी स्टेट में सतारा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर है सतारा। अगर यहाँ पे देखो ये जयपुर लिखा हुआ है, अगर इस जयपुर के अलावा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगर जयपुर के अलावा जैतपुर लिखा होता है यहाँ पे तो ये आंसर सही होता है। जैतपुर अगर लिखा हुआ होता, जैतपुर आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर जगह है, और जैतपुर अगर लिखा हुआ होता तो जैतपुर भी क्या हुआ था, एनेक्स की गई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू, ठीक है। और एक सतारा भी एनेक्स की गई थी, जयपुर एनेक्स नहीं की गई है, इसलिए हम लोग जयपुर आंसर नहीं लगाएंगे। ना जोधपुर है, ना जयपुर है, ना गुजरात है, सतारा है, या अगर जैतपुर आ जाता तो जैतपुर इसका आंसर हो जाता है। हाँ क्या, यस सॉरी, चार्ट डिसेबल, कौन सा चार्ट, ज़ूम की चैट, अच्छा चैट डिसेबल कर सकते हैं, ओके। रुक जाओ, कोई आएगा तो मैं बोल देता हूँ उसको, अभी वेट कर लो, 2 मिनट वेट कर लो, ठीक है। चलिए, फ्रॉम वेयर द अपराइज ऑफ 1857 स्टार्टेड, मैं भी चैट करवा देता हूँ डिसेबल, 2 मिनट वेट कर लो। क्या ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, अच्छा ठीक है। हाँ, फ्रॉम वेयर द अपराइज ऑफ 1857 स्टार्टेड, कहाँ से हुई थी, मेरठ, कौन था, कौन था मेरठ में, कौन था जिसके थ्रू 1857, मंगल पांडे, मंगल पांडे ने सबसे पहले यहाँ पे रिवॉल्ट कर दिया था, तो 1857 में क्या हुआ था, ये यहाँ से ये स्टार्ट हो गया था। चलिए ठीक है, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट बिहार अर्रा रीजन, जो है कौन है इसमें, कुंवर सिंह है, ठीक है। तात्या टोपे कहाँ से थे, ये तो लिस्ट मैंने दिखाई थी आपको, बताई थी पूरी। तात्या टोपे कहाँ से थे, तात्या टोपे कानपुर से थे, कानपुर से बताया था तात्या टोपे। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर दिल्ली, मेन तो इन्हीं के पास में गया था सब लोग चलने के बाद, है ना, तो दिल्ली। और वक्त कहाँ कौन थे, इन्हीं के जनरल थे, ये इनके जनरल थे, तो ये भी कहाँ से थे, दिल्ली से ही थे, इन्हीं के अंडर में पूरी कमांड थी आर्मी की। यस सर, लास्ट रूलर जो बहादुर शाह जफर लिखेंगे कि बहादुर शाह जफर 2, बहादुर शाह जफर 2 सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे वो लास्ट मुगल रूलर थे। बहादुर शाह जफर सेकंड इसलिए क्योंकि बहादुर शाह जफर इनसे पहले एक और हो चुके थे, तो फर्स्ट वाले नहीं, सेकंड वाले लास्ट रूलर कहलाएंगे, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, कुंवर सिंह इसका आंसर हो गया। विच वॉज द सेंटर ऑफ मास मूवमेंट ऑफ 1857, इनमें से अवध क्यों होगा सेंटर इसका, बंगाल भी तो बहुत फेमस था उस समय में, बंगाल में जितने रिवॉल्ट होते थे सारे के सारे वहीं से होते थे, अवध ही क्यों कह रहे हो, अच्छा हाँ क्या हुआ, देखो क्या, हाँ 1857 वो 1856, हाँ 1856 जो मैंने आपको बताया था कि एनेक्सेशन ऑफ अवध हो गया था, वन ऑफ द रीज़न भी बताया था मैंने आपको कि 1857 रिवॉल्ट का एक रीज़न भी यही था कि एनेक्सेशन ऑफ अवध जो था वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ, बहुत सारी जनता वहाँ की सब चीज़ों से भड़क गई, और भड़कने के बाद में सबसे ज़्यादा जो रिवॉल्ट के लोग पहुँचे वो अवध से पहुँचे, इसलिए सेंटर क्या बन गया इसका, अवध बन गया। वैसे स्टार्ट अगर पूछेगा तो मेरठ से हुआ है, लेकिन अगर सेंट्रल इसका लोकेशन क्या था पूछ ले, लोकस पॉइंट क्या था, तो वो क्या है आपका अवध है, क्योंकि मिड रीजन में भी कहीं ना कहीं आता था, और नॉर्थ सेंट्रिक मूवमेंट भी था पूरी तरीके से, क्योंकि सदर्न एरिया के लोगों ने पार्टिसिपेट किया नहीं था, इसलिए अवध क्या है इसका सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। तो अवध इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हु रोड द बुक महान विद्रोह, महान विद्रोह का मतलब इसी की बात हो रही है 1857 की, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्ज़ाम के अंदर पहले भी, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि अशोक मेहता, वन ऑफ द राइटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है महान विद्रोह,
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इसलिए आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग INA ऑफिसर्स वॉज टू ट्राइड ऑफ द चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब समझते हो आप लोग? ट्रेजन का मतलब होता है राजद्रोह कहते हैं जिसको हम लोग, हाँ राजद्रोह कहते हैं, देशद्रोह कहते हैं, कि आप अपने देश के अगेंस्ट में कुछ बोल दो या नेशन के अगेंस्ट में कुछ बोल दो, उसको ट्रेजन कहा जाता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है INA ऑफिसर के जो ट्रेजन के चार्जेस किसके ऊपर लगाने की कोशिश की गई थी इन 4 ऑप्शन के अंदर। INA आपको पता है इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज की बात जो हम लोग ने की थी, उसके अंदर 2 नाम हम लोग ने लिए थे, एक सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, और एक हम लोग ने किसकी बात की थी, मोहन सिंह की बात की थी। ठीक, अब मोहन सिंह ने तो इसको स्टार्ट किया था 1942 के अंदर, और 1945 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने आके इसके मेन लीडर बन गए थे। ठीक, तो 1942 में मोहन सिंह ने इसको स्टार्ट किया था। इसलिए क्या हुआ, जब पूरी तरीके से क्या हुआ था कि INA के जितने भी एक्टिविटीज़ चल रही थी पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि INA इंडिया के अंदर नहीं बना था, INA मैंने कहाँ बताया था, कहाँ बना था, सिंगापुर, जो कि पहले जापान का पोर्शन हुआ करता था, तो सिंगापुर के अंदर बना था। तो सिंगापुर जापान के अंदर जब ये INA बना था तो इसको पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और इसको एक बोला गया कि एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको ख़त्म करने की बात की गई। तो जब इसको ख़त्म करा गया तो जितने भी INA के मेंबर्स थे उन सबको इंडिया में अरेस्ट करके लेके आया गया, क्योंकि एक डिमांड ये भी उठी थी कि जितने भी ऑफिशियल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हैं और जो वायलेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम आज़ादी देने से पहले उनको पनिशमेंट देंगे। इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने अपनी डिमांड रखी इंडियंस के सामने। तो क्या हुआ, उन लोग को ट्रायल कोर्ट के लिए लाया गया और उनके ऊपर एसेट ट्रेजन के या कहीं ना कहीं देशद्रोह के, राजद्रोह के चार्जेस लगाने के लिए बोला गया। तो उनमें से जिसने शुरू किया, मोहन सिंह ने शुरू किया था इसको, तो मोहन सिंह के ऊपर क्या हुआ, ये ट्रेजन के चार्जेस को लगाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, ये इसके मेन लीडर थे, तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि जिसने स्टार्ट किया उसके ऊपर ये लगाने की कोशिश की गई। हालांकि शाहनवाज़ खां, प्रेम सहगल और ये गुरुबख्श सिंह, ये सारे के सारे इसके मेंबर्स थे, लेकिन इनके ऊपर ये चार्जेस लगाने की कोशिश की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधीज फर्स्ट एक्सपीरियंस विद सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया वाज एट चंपारण। डेट ईयर बताओ। 1917। ठीक है, ये जो चंपारण है, ये चंपारण का क्या होता है, कभी कभी आ जाता है आपका क्रोनोलॉजी लगाने को, क्वेश्चन पूछ लेता है, एक चंपारण मूवमेंट है, एक अहमदाबाद मूवमेंट है, एक खेड़ा मूवमेंट है, ठीक है, और एक रॉलेट एक्ट है आपका। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा, एक चौरी चौरा है, एक बारदोलिया। इन सब का आपको ईयर पता होना चाहिए एटलीस्ट कि सबका ईयर क्या क्या है। जब तक ईयर पता नहीं होगा आप क्रोनोलॉजी नहीं लगा पाओगे, और क्रोनोलॉजी लगाने के लिए ईयर को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे चंपारण 1917 याद है आपको, ठीक है, बारदोली पे आ जाओगे तो 1928 याद होगा आपको, चौरी चौरा 1922, ठीक, उसके बाद में अहमदाबाद 1918 और खेड़ा 1918, रॉलेट कब है 1919। तो ये सारी डेट आप लोग को पता होनी चाहिए, ईयर तो पता होना चाहिए कम से कम कि कौन से ईयर में कौन सा आपका मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये ईयर आप लोग इस क्वेश्चन से याद कर लीजिएगा। ठीक, चंपारण 1917। द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकली बैगिंग वॉज फॉलोड बाय, कौन फॉलो करता था ये? पॉलिटिकली बैगिंग का मतलब समझ रहे हो? मॉडरेट्स। ठीक है, पेटिशंस, प्रेयर्स एंड एप्लीकेशंस। पेटिशंस, प्रेयर्स एंड एप्लीकेशंस, ये किसका फिलॉसफी थी या सिद्धांत था? ये था मॉडरेट्स लोगों का, क्योंकि वो लोग को लगता था कि हम लोग एप्लीकेशंस या पेटिशंस डाल के या पॉलिटिकली बैगिंग, उसको एक टर्म दे दिया गया, इसके थ्रू ब्रिटिशर्स से अपने राइट्स ले सकते हैं। तो ये मॉडरेट्स। मॉडरेट लीडर्स के नाम बताओ, 2-3 लीडर्स के नाम बताओ। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी गुड, ठीक है, WC बनर्जी, ठीक है, वेरी गुड, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया, याद है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वाइसराय ऑफ इंडिया हु डिवाइडेड बंगाल। बंगाल को किसने डिवाइड किया? लॉर्ड कर्जन ने। ईयर बताओ, ईयर बताओ, ईयर बताओ। 1905 में बंगाल को डिवाइड कर दिया गया। ड्यूरिंग विच सेशन कांग्रेस गॉट डिवाइडेड। कांग्रेस का डिवीजन कब हुआ? ईयर बताओ यार।
1907। अब ये तो याद होगा कि डिवीज़न क्यों हुआ था कांग्रेस का। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आपस में किस बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि जो बंगाल का मूवमेंट जो चल रहा है, स्वदेशी मूवमेंट, ऑल इंडिया चलाया जाए या सिर्फ बंगाल में चलाया जाए। ठीक है, हाँ, उसको लेके बात चल रही थी। तो सूरत 1907। वाई द ब्रिटिशर डेवलप्ड रेलवेज इन इंडिया, सोचने वाला क्वेश्चन है, बताइए, इसको पढ़िए, पढ़ लो। देखो पहला दे रहा है फॉर द मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, सेकंड बोल रहा है फॉर इफेक्टिव ट्रैवलिंग इन इंडिया, टू डेवलप टूरिज्म इन इंडिया, फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। अब ये होगा, अच्छा, फॉर इफेक्टिव ट्रैवलिंग इन इंडिया। अच्छा, देखो इससे पहले आप लोग कुछ आंसर दो, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, हाँ, दादा भाई नौरोजी की ये थ्योरी थी। और उन्होंने इस थ्योरी के अंदर क्या किया था, उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया के अंदर स्टार्ट किया है वो सारा का सारा इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया है। वो इंडिया के कुछ भी बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे कि वहाँ से इंडिया का कोई बेनिफिट हो जाए, वहाँ से बेनिफिट वो ब्रिटिशर्स सिर्फ अपना देखते हैं, उसमें इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन होता है और बहुत हद लेवल से होता है। ये उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ में बोला। तो इससे हमको क्या पता लग रहा है कि ट्रैवलिंग, इफेक्टिव ट्रैवलिंग से कोई लेना देना नहीं है उनको इंडिया के अंदर, कि इफ़ेक्टिव ट्रैवलिंग कराएंगे इंडिया के अंदर, इंडिया का थोड़ा मार्जिन बढ़ेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इंडिया की कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ेगी, तो कोई मतलब नहीं था उनको इस सब चीज़ों से। डेवलप टूरिज़्म इन इंडिया, उन्हें टूरिज़्म इंडिया के अंदर क्यों डेवलप करेंगे, उनकी कंट्री कम है टूरिज़्म के लिए, है ना। इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो कतई भी एकदम उनके जहन में नहीं था कि हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ करना क्या चाहते थे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। इतनी सारी रिसोर्सेज को सक कर लो इंडिया से, और वो सारी रिसोर्सेज या गुड्स जितनी प्रोड्यूस हो रही हैं उन सबको उठा के इंग्लैंड में भेजना उनका एकमात्र मोटिव था, रेलवे को डेवलप करना इंडिया के अंदर। ठीक, यस यस। देखो इफेक्टिव, हाँ देखो इफेक्टिव ट्रैवलिंग दो तरीके की हो गई ना। इफेक्टिव ट्रैवलिंग का मतलब ये हो गया ना, आप एक तरीके से देख रहे हो उसमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, है ना। इफेक्टिव ट्रैवलिंग बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप उसमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो इफेक्टिव ट्रैवलिंग एक अच्छे वे में स्टार्ट करने की बात हो रही है ना। अगर सिर्फ बोलता फॉर ट्रैवलिंग इन इंडिया, भारत में ट्रैवल करने के लिए, तो मोटिव ही नहीं है एकदम। कोई ट्रैवल करने के लिए अपना रेलवे को नहीं शुरू कर रहे हैं। वो रेलवे शुरू कर रहे थे, जब मैंने आपको बताया था रेलवे क्यों शुरू किया था, वो सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि वो अपने गुड्स को एक मैन्युफैक्चरिंग हब से उठा के दूसरे मैन्युफैक्चरिंग हब तक रखें, बस इतना ही तो उनका मोटिव था। तो वो गुड्स को इधर से उधर ले जाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने किया था। और गुड्स एक से जगह दूसरी जगह उठा के भेजने का मतलब भारत का एक्सप्लॉयटेशन है। इंडिया से जितनी गुड्स हैं उन सबको उठा के वो इंग्लैंड के अंदर भेज रहे थे, इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखा था, है ना। तो ये रीज़न है। आप इसके अंदर आंसर को ढूंढने की कोशिश करोगे आप तो आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अगर आपके सामने कभी आते हैं कि आपको 2-3 को ऑप्शन में कन्फ्यूज़न लगे, पहली बात तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है आंसर। अगर कभी ऐसा लगे तो उसके अंदर चेक किया करो कि मोस्ट इफेक्टिव आंसर कौन सा है ना। तो जो मोस्ट इफेक्टिव लगा करे उसको टिक किया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कामागाटा मारू वॉज द नेम ऑफ आ। कामागाटा मारू किसका नाम था, क्या था? ये एक शिप थी बेटा, ठीक है, क्या थी? एक शिप थी। शिप ऐसी थी कि प्रॉब्लम ये हुआ था कि कामागाटा मारू उस टाइम पे चल रहा था वर्ल्ड वॉर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर चल रहा था कब? 1914 से लेकर 1919 तक। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चल रही थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ, एक शिप कामागाटा मारू ये क्या की गई, हायर की गई इंडिया से, और इंडिया के लोगों को क्या करा गया कि दूसरे प्लेस पे पहुंचाने की बात हुई कि चलो इंडिया के लोगों को हम लोग एक दूसरी जगह, कहीं एक सिक्योर जगह पर पहुंचा देंगे। तो इस शिप को हायर किया गया था, वहाँ से इंडियंस लोगों को ले जाके दूसरी जगह पे प्लेस करने की बात हो रही थी। कुछ ऐसे लोग थे जो घबराए हुए थे, डरे हुए थे। जैसे आज के टाइम में देख लो, कुछ लोग
जैसे अफगानिस्तान के ऊपर अगर अटैक किया किसी ने, तालिबान ने अगर कब्जा किया, तो वहाँ से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट के लिए अब आज के टाइम में वहाँ पे देख लो आप, एरोप्लेन्स वगैरह का अरेंजमेंट हुआ, लोगों ने बचाने की कोशिश की। ऐसे उस टाइम पे कामागाटा मारू शिप का भी अरेंजमेंट हुआ। तो वर्ल्ड वॉर से जो लोग कहीं ना कहीं परेशान थे, उनको बचाने के लिए शिप का अरेंजमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये कामागाटा मारू जहाँ पे वर्ड आएगा तो वो आप लोग याद रखना, वो शिप के अरेंजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, एक नाम याद रखना यहाँ पे, गुरुदत्त सिंह। ठीक है, गुरुदत्त सिंह वो पर्सन थे जिन्होंने कामागाटा मारू को हायर किया था और लोगों को एक प्लेस से दूसरी जगह पे पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ विच कॉन्स्पिरेसी खुदीराम बोस वॉज सेंटेंस डेथ पेनल्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया अब आपके सामने। नाम है आपके खुदीराम बोस। ऐसी बहुत सी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई भारत के अंदर, जिन एक्टिविटीज़ का सीधा सीधा कारण या रीज़न थे वो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ में कुछ भी किसी भी तरीके की ऐसी जब कुछ घिनौनी हरकतें किया करते थे, जैसे जलियांवाला बाग उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो इसका कुछ रिवॉल्यूशनरी थे हमारे भारत के अंदर, वो उसका बदला भी लेते थे। ठीक है, कुछ ऐसा ग्रुप भी हमारे अंदर था, वो उसका बदला भी लेता था। उसमें कौन थे? एक खुदीराम बोस थे। ठीक है, और एक पर्सन इनके साथ में थे, प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, यहीं पे आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ मैं क्वेश्चन में। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने क्या करा था, एक बॉम्ब मार दिया था। मजिस्ट्रेट, ब्रिटिश मजिस्ट्रेट थे, मुजफ्फरपुर के थे, बिहार में एक जगह पड़ती है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में एक पर्सन थे, तो उनका नाम था किंग्सफोर्ड। ठीक है, जो जज थे उनका नाम था किंग्सफोर्ड, नाम था इन जज का। तो ये किंग्सफोर्ड से बहुत ज़्यादा क्या थे, नाराज़ थे, क्योंकि किंग्सफोर्ड ने जो डिसीजन दिए थे वो इंडियन के फेवर में नहीं, उनके अगेंस्ट में दिए थे। तो उसकी वजह से ये नाराज़ थे। तो इन्होंने डिसाइड किया हम क्या करेंगे, जब भी इनका कोई भी व्हीकल निकलेगा उसके ऊपर बम मार देंगे। तो इन्होंने क्या करा, उसके ऊपर बम मारा। कौन कौन था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों लोग थे। और ये बहुत एज के पर्सन नहीं है, बच्चे हैं ये, बच्चे। इनकी एज 11 साल थी, सिर्फ 11 ईयर्स। ठीक है, 11 साल का माना जाता है। किसी किसी बुक में 16-17 साल भी लिखी हुई है, वहाँ भी आती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस एज को मानते हैं। फिर भी अगर 16-17 भी मैक्सिमम देख लो, तब भी बहुत कम एज है। ठीक, तो खुद ही, हाँ सॉरी बेटा क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, सेंटेंस डेथ का, हाँ मैं बता रहा, वही बता रहा हूँ, इसी के बेसिस पे मिली थी। तो क्या हुआ था, खुदीराम बोस ने इनके किंग्सफोर्ड के ऊपर जब बॉम्ब मारा, बॉम्ब मारने की वजह से किंग्सफोर्ड तो हट गया, लेकिन उनकी वाइफ थी और बेटी थी। ठीक है, वाइफ बेटी की जो थी उनकी, उसकी डेथ हो जाती है। 2 महिलाएं इसके अंदर जो फीमेल थी उनकी डेथ हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, इनको कहीं ना कहीं मान लिया जाता है कि इन्होंने मर्डर किया है, और मर्डर करने के बदले इनको डेथ पेनल्टी मिलेगी। ठीक है, दोनों को ढूंढा जाता है, पकड़ने की कोशिश होती है। प्रफुल्ल चाकी सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, ये सुसाइड कर लेते हैं, और इनको क्या होता है, उस केस के बदले में क्या होता है, फांसी की सज़ा या डेथ पेनल्टी हो जाती है। ठीक है, और वो केस है आपका अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस आपका वो कहलाता है। इसको हम लोग खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के नाम से याद रखते हैं। ये डिटेल मैंने आपको इसलिए बता दी, हो सकता है खुदीराम बोस की जगह आपसे ये पूछ ले, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इनमें से कौन कौन इन्वॉल्व था, तो वहाँ पे नाम प्रफुल्ल चाकी भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिवॉल्यूशनरी हु वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन द चार्जेस ऑफ मर्डर ऑफ कर्जन वायली। ठीक है, कर्जन वायली के डेथ के केस में किसको पनिशमेंट मिली थी? ठीक है, उसके लिए देखो, अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कर्जन वायली के बारे में ये आप लोग याद रखना, मदन लाल ढींगरा। ठीक है, इनका नाम है मदन लाल ढींगरा। इन्होंने क्या करा था, नाराज़ होकर कर्जन वायली को क्या करा था, गोली मार दी थी, और उनको डेथ सेंटेंस इस वजह से मिल गया था। वही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, कुछ अगर किसी तरीके की कोई भी घटना होती थी, उसके लिए ये लोग ब्रिटिशर्स को जिम्मेदार मान के, और उनको जो भी ऑफिशियल उसमें इन्वॉल्व रहता था उसको गोली मार देते। तो याद क्या रखना है, कर्जन वायली की हत्या किसने की थी या मर्डर किसने किया था, मदन लाल ढींगरा। ठीक है, चलिए, विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर वॉज सेंटेंस फॉर 6 years इम्प्रिजनमेंट इन ईयर ऑफ 1908? बताइए, या आप लोग को पता होगा। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कौन थे ये? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, स्वदेशी मूवमेंट को बहुत एक्टिवली चला रहे थे। उसी के बदले 1908 में इनको क्या हुआ था, 6 साल की 1908 से 1914 तक पनिशमेंट मिल गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, नेम द लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी पार्टी युगांतर दल।
ठीक है। इसके बारे में आप लोग याद रखना, बरिंद्र घोष थे, बरिंद्र नाथ घोष, ये युगांधर दल के क्या थे, आपके उसके लीडर थे। ठीक है, बरिंदर घोष नाम याद रखिएगा आप लोग, बरिंदर घोष। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक, युगांतर दल आपका 1906 का ऑर्गेनाइजेशन है, उस टाइम में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। डेट भी चाहें तो याद रखना आप लोग। अच्छा ठीक है। लाला लाजपत राय। हाँ, विच पॉलिटिकल लीडर डाइड आफ्टर रिसीविंग लाठी ब्लोज वाइल अपोजिंग साइमन कमीशन। ठीक है, कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है, कब आया था साइमन कमीशन, कब आया था ये तो पता होगा आप लोग को। कब आया था ये नहीं पता है? 1928। लाला लाजपत राय की डेथ कब हुई है? 1928 के अंदर हुई है। बताया था ना उस दिन जब साइमन कमीशन आया था, ऑल वाइट कमीशन जिसको नहीं 1927 में अनाउंस हुआ था, मैंने बोला था अनाउंस हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 1928 के अंदर साइमन कमीशन आया था इंडिया के अंदर। 1927 में एक कमीशन आया था, उस कमीशन ने अनाउंस किया था कि साइमन कमीशन इस तरीके का कोई कमीशन आएगा जिसको ऑल वाइट कमीशन बोला गया था। तो हाँ, अगर आपसे दो ऑप्शन दे दे 1927 और 1928 दोनों दे दे तब तो आप इसको मार्क कीजिएगा। अगर ऑप्शन में आपके 1927, 1925, 1928 और 1930 लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तब भी आप लोग 1928 ही लगाएंगे। अगर 1928 नहीं लिखा हुआ है आपका, तब आप लोग आंसर 1927 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये लिखा इस तरीके से जाता है कि अनाउंस कब हुआ और आया कब, दोनों अलग अलग तरीके हैं। तो 1928 में ये भारत के अंदर आ गया था, उसी के प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय के लाठी पड़ के उनकी डेथ हो गई थी। ठीक, चलिए, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, दिल्ली चलो। ठीक है, सिंपल था। द वीमेन रेजिमेंट इन द इंडियन नेशनल आर्मी, वही INA की बात हो रही है, वॉज नोन एज रानी झांसी ब्रिगेड। जितनी भी महिला डिपार्टमेंट थी उनको क्या बोला गया? रानी झांसी ब्रिगेड करके जितनी भी महिला इसमें ज्वाइन करती जाएंगे वो रानी झांसी ब्रिगेड होगी। ठीक है, इसके अंदर इंदिरा गांधी का नाम भी आता है, उस समय इन्होंने काफ़ी छोटी थी, इन्होंने रानी झांसी ब्रिगेड को ज्वाइन भी किया था। ठीक, वाई इंडियंस अपोज द साइमन कमीशन, रीज़न बताइए जल्दी से। वाई इंडियंस अपोज द साइमन कमीशन? तो इंडियंस वर नॉट इंक्लूडेड इन द कमीशन। ठीक है, तो इंडियंस या कमीशन कमिटेड एट्रोसिटीज और बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज नन ऑफ द अबव। ये नहीं होगा बेटा आंसर, इसका आंसर यही होगा क्योंकि कोई भी इंडियंस उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का क्या हुआ, वहाँ पे अगेंस्ट में उसके विद्रोह होना शुरू हो गया था। कमीशन कमिटेड एट्रोसिटीज़, वो तो जब कमीशन आ जाएगा तब एट्रोसिटीज़ करना शुरू करेगा ना, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा आपका। ठीक है, गलत इसके अंदर लग गया। तो ये क्या याद रखना, इंडियंस वर नॉट इंक्लूडेड इन द कमीशन। तो साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का पूरी तरीके से विरोध हो रहा था। चलिए, हु प्रेसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन? ईयर बताओ, ईयर बताओ। 1929 लाहौर सेशन, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ प्रेसाइड किया था। थोड़ी और कहानी बताएगा इसकी कोई? पूर्ण स्वराज हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही है, मेन क्रक्स वाले क्वेश्चन यही हैं आपके। तो 1929 लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज अनाउंस हुआ। और तो एक क्वेश्चन और याद रखना हमको, 26 जनवरी 1930 को हमने क्या करा, इसको इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया था, इसी दिन हमने डिक्लेयर किया था। चलिए ठीक है। हु फाउंडेड नौजवान सभा? ठीक है, नौजवान सभा आपकी जो थी वो भगत सिंह ने फाउंड की थी 1936 के, सॉरी 26 के अंदर। ठीक है, 1926 के अंदर। यस यस यस। भगत सिंह and who were the short British officials, right? भगत सिंह वैसे एक और इंडिविजुअल्स ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को किल करते थे ना, मतलब हाँ देखो 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 देखो, किल विल वाली बात नहीं थी इसके अंदर। ये हुआ था कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोग की एक टीम थी। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, एक HRA बनाया था। ठीक है, एक एसोसिएशन था ये, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन।
इस एसोसिएशन को इन्होंने डेवलप किया और इस एसोसिएशन के थ्रू ये लोग क्या चाहते थे कि जो बात हम लोग की दबाई जा रही है उन बातों को सुनाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इन्होंने क्या करा था, सिर्फ और सिर्फ पहुंचाने के लिए। अच्छा, इनका गांधी जी के साथ में इसलिए ठीक नहीं बैठता था क्योंकि ये वायलेंस एक्टिविटी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट करते थे। इनको लगता था जहाँ नीड है वहाँ वायलेंस करने की ज़रूरत है। हाँ, किसी निहत्थे को या किसी जो जिसका कोई कसूर नहीं है उसको मारना गलत है, ये माना करते थे। तो भगत सिंह के ऊपर कोई मर्डर के चार्जेस नहीं चले थे जब इनको फांसी दी गई थी। इनको फांसी जो दी गई है वो दी गई है इनको, इन्होंने क्या करा था, दिल्ली असेंबली में, खाली असेंबली में बॉम्ब फेंक दिए थे। उस असेंबली में कोई नहीं था, इन्होंने सिर्फ खाली असेंबली में बॉम्ब फेंक दिए थे और इन्होंने बोला था कि ये सिर्फ वहाँ पे जो गूंगे बहरे लोग बैठे हुए हैं, ये आवाज़ सिर्फ उनको सुनाने के लिए फेंकी जा रही, इसलिए इनको अरेस्ट करके और इनको इसलिए फांसी दे दी जाती है। ये रीज़न था इनको देने का, वरना ऐसा कभी कोई मर्डर किया हो इन्होंने, ऐसा कुछ किया हो, इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी या कोई भी चार्जेस इनके ऊपर नहीं लगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। इनको ज़बरदस्ती का किलर या वो बनाने की कोशिश ना की जाए तो वही ज़्यादा बेटर होगा। ये रिवॉल्यूशनरी थे और बहुत ज़्यादा इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए माना जाता है। हाँ, आइडियोलॉजीज़ लोगों की अलग अलग हो सकती हैं। कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट भी थे, मॉडरेट्स भी थे, दोनों को फॉलो कराते हैं हम लोग, तो दोनों को मानते हैं ना, बस दोनों के तरीके अलग थे, नज़रिया अलग था दोनों का देखने का कि हमको इंडिपेंडेंस कैसे चाहिए। ठीक है, चलिए, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस बिकम इट्स प्रेसिडेंट। सुभाष चंद्र बोस कौन से कांग्रेस के सेशन में प्रेसिडेंट? नागपुर था, हरिपुर सेशन था 1939 का। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने और 1939 के बाद में 1940 में भी ये प्रेसिडेंट बने। बट क्या हुआ, इन्होंने 1940 के सेशन के अंदर ही क्या करा, रेजिग्नेशन दे दिया कांग्रेस से, क्योंकि गांधी जी के साथ में इनका थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था इस बात से कि हम दोनों मिलके एक जगह नहीं रह सकते, है ना। तो ये प्रॉब्लम रही होगी उस टाइम की लीडरशिप की, जो भी प्रॉब्लम रही होगी, तो इन्होंने गांधी जी की वजह से और बहुत रिस्पेक्टफुल्ली कांग्रेस से क्या करा था, रिज़ाइन करके। तभी याद होगा फॉरवर्ड ब्लॉक मैंने आपको बताया था 1940 में, तब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म किया था। ठीक, दोनों में क्या था, 1939 आप लोग याद रखेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन से सेशन में वो थे, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट था गांधी जी से डिस्प्यूट की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु लेड द रेड शर्ट मूवमेंट? रेड शर्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनको बोला जाता है फ्रंटियर गांधी। ठीक है, एक नाम इनका और याद रखिएगा, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। ठीक, इनको फ्रंटियर गांधी, और इन्होंने क्या करा था, रेड शर्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। किसके लिए? जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में ऑल इंडिया शुरू हो गया, तो इन्होंने भी क्या करा, उसी से मिलता जुलता एक बोला जाता है उसको रेड शर्ट मूवमेंट। ठीक है, उसको रेड शर्ट मूवमेंट कहा जाता है। इन्होंने वो स्टार्ट किया, तो इनको फ्रंटियर गांधी की उसी टाइम पे क्या मिली, एक डिग्री मिली थी। ठीक, चलिए, नेम द ऑथर ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। द इंडियन मुस्लिम्स किसने लिखी होगी? अच्छा, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी, जो क्या लेटर एजुकेशनल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं जिनका योगदान है। और जो आज के टाइम में आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, तो वो सब इन्हीं के द्वारा डेवलप किए गए। ठीक है, तो द इंडियन मुस्लिम्स सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई। इन विच ईयर मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड? नाम बताओ, कौन था प्रेसिडेंट जब मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो पहला प्रेसिडेंट किसने, कौन था? इस्टेब्लिशिंग प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। इस्टेब्लिशिंग प्रेसिडेंट नवाब, कोई नवाब थे। नवाब का नाम याद रखो, कोई नवाब थोड़ी काम करेगा, वो चारों ऑप्शन नवाब करके दे देगा, हैं? नवाब सलीमुल्लाह खान। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इसके, ये इस्टेब्लिशिंग प्रेसिडेंट थे जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो आगा खान थे। ठीक है, वो कौन थे? आगा खान थे। ठीक, और मोहसिनुल मुल्क, वकारुल मुल्क, वो उसके मेंबर्स थे। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग विच ईयर द मोपला रिवॉल्ट टुक प्लेस इन द मालाबार रीजन? ये केरला की बात हो रही है, सदर्न रीजन की बात हो रही है। यहाँ पे एक मोपला रिवॉल्ट हुआ था। मोपला रिवॉल्ट एक ट्राइबल रिवॉल्ट था, एक तरीके से फार्मर्स का रिवॉल्ट था। ओके, रुको रुको, वेट, हाँ मैं करवाता हूँ।
मैं करवाता हूँ। सर वो चैट डिसेबल कर दीजिएगा, प्रॉब्लम हो रहा है। इनेबल है ना, उसको डिसेबल करवा दीजिए। हाँ जी, चलिए। तो जो मोपला रिवॉल्ट था वो मालाबार रीजन में कब हुआ था? ये हुआ है आपका 1921 के अंदर। कब हुआ? 1921 के अंदर। ठीक है, चैट आपका डिसेबल हो गया, आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, चलिए। तो जो मोपला रिवॉल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, मैंने बताया फार्मर्स और ट्राइबल रीजन का कहीं ना कहीं मूवमेंट था जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में छोटे छोटे रिवॉल्ट या मूवमेंट्स होते रहे। उन मूवमेंट में वन ऑफ द मूवमेंट वाज मोपला रिवॉल्ट मूवमेंट। वो कब हुआ है? 1921 में। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सटीक एकदम क्वेश्चन है, आपका आंसर पता होना चाहिए 1921 के अंदर। ठीक है। हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू सरदार पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया? अच्छा, महात्मा गांधी ने दिया। ठीक है, क्यों दिया था? रीज़न पता है किसी को? उसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, 1928 के अंदर बारदोली गुजरात में एक जगह पड़ती है। जो किसान वाला आपने बोला एकदम सही है, वहाँ पे जितनी भी लैंड या प्रॉपर्टी थी उसको कैप्चर करते चले जा रहे थे ब्रिटिशर्स। उसी को बचाने के लिए इन्होंने मूवमेंट को एक स्टार्ट किया। गांधी जी ने इनको अपॉइंट किया था, किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर वहाँ पे जो बारदोली की महिलाएं थी, क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी, अगर यहाँ महात्मा गांधी नहीं लिखा होता तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते किसने दिया होगा। अभी तो यहाँ महात्मा गांधी लिखा है तो यही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन कभी कभी दे देता है हाँ फीमेल्स ऑफ बारदोली, तो वहाँ फीमेल्स ऑफ बारदोली आंसर होना चाहिए आपका। ठीक है, एक्चुअल में उन्होंने ही दिया था, गांधी जी ने बस इस नाम से इनको संबोधित कर दिया था। इन विच ईयर ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म? ठीक, ऑल इंडिया किसान सभा मैंने बताया था आपको, सहजानंद सरस्वती है ना, सहजानंद सरस्वती का नाम बताया था। उन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में फॉर्म की थी। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936। इसमें पहली बार जो था जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था इसके इनॉग्रेशन के समय में, ये भी याद रखिएगा। नाम आपको याद है किसने स्टार्ट की थी? द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स यूनियन वॉज हेल्ड एट, ये वही है, ऑल इंडिया किसान सभा भी लिख के दे देगा, द ऑल इंडिया फार्मर्स यूनियन भी दे देगा, दोनों तरीके से दे सकता है। तो बताइए पहला सेशन कहाँ हुआ? लखनऊ के अंदर। और किसने प्रेसाइड किया आगे? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग याद रखिए। हु अमंग द इंडियन डिनाइड टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट? किसने की होगी रिजेक्ट नेहरू रिपोर्ट? कांग्रेस। ऑप्शन देख लो पहले, कम्युनिस्ट है, जिन्ना है, कांग्रेस है, या नन ऑफ द अबव? किसने नेहरू रिपोर्ट को डिनाई कर दिया? ऑप्शन बी। अच्छा, जिन्ना ने कर दिया डिनाई। जिन्ना तो चलो लॉजिकल है डिनाई करने के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया है, कम्युनिस्ट ने भी रिजेक्ट किया है लेटर। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही नेहरू रिपोर्ट आई, आते ही क्या करा, जिन्ना ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि किसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो एक्सेप्ट ही नहीं किया किसने? जिन्ना ने। इन लोग ने एक्सेप्ट किया था, बाद में इन्होंने इसको रिजेक्ट किया। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद, लेकिन जिन्ना ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। यस, अच्छा नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट बेटा ये थी कि एक पर्सन था, उसने इंडियंस को क्या करा था, एक चुनौती दे दी थी कि आप लोग क्या कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकते अपना, इसलिए ब्रिटिशर्स को क्या है यहाँ पे कमांड संभालनी पड़ेगी, इसलिए आप लोग जिद ना करो कि हमको फ्रीडम चाहिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग फ्रीडम के लिए
कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और इंडिया सेल्फ रूल कर सकता है, जो पूर्ण स्वराज वगैरह की बात चल रही थी। तो बोला गया चलो ठीक है, आपको चैलेंज देते हैं हम, एक आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाइए। तो नेहरू रिपोर्ट एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म थी, उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से चलेगा, है ना। तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए कि क्या रखा गया कि जितने भी माइनॉरिटीज़ इंडिया के अंदर आती हैं उनको हम लोग एक अलग से रिजर्वेशन दे देंगे। हम क्या करेंगे, डायरकी को सेंटर में इस्टेब्लिश करा देंगे, पार्लियामेंट इस तरीके की होगी हमारी, और पूरे इंडिया में इस तरीके से स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हम करके रखेंगे, लैंग्वेजेस कल्चरल के बेसिस पे ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने उठा के किनको दे दी, इन सबके सामने रख दी, पूरे कांग्रेस के सामने रख दी, ब्रिटिशर्स को दे दी। तो ब्रिटिशर्स ने बोला पहले अपने इंडियन से ही पूछ लीजिए कि आपकी नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर भी रहे हैं वो लोग या नहीं कर रहे हैं, तब तो हम माने इस चीज़ को। लेकिन जैसे ही इंडियंस के सामने रखी नेहरू रिपोर्ट, जैसे ही आई 1928 के सेशन में, तुरंत जिन्ना ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जिन्ना का तो मूड पूरा का पूरा मुस्लिम लीग के ऊपर लगा हुआ था, है ना। तो इसलिए तुरंत जिन्ना ने मना कर दिया। अब और लोगों ने इसके ऊपर विचार किया, थोड़ा सोचा, सोचने समझने के बाद 1929 का जब कांग्रेस का सेशन आता है, तब नेहरू रिपोर्ट को फिर ये लोग भी क्या करते हैं कि चलो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर पॉइंट लिख दिया था नेहरू रिपोर्ट में कि चलो हमको डोमिनियन स्टेटस ही दे दो आप। क्या लिख दिया था, डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस तो इंडिया को नहीं चाहिए था, इस चीज़ को बहुत पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे ये लोग। तो डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए, इस बात के बेसिस पे इन्होंने क्या करा, नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। क्लियर है। मैं ऑडिबल हूँ ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग लाहौर सेशन इन 1929 द कांग्रेस प्रेसिडेंट यूज द फॉलोइंग वर्ड्स, वी हैव ओनली वन टारगेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हु यूज दीज वर्ड्स। कंप्लीट इंडिपेंडेंस किसने यूज़ किया था, कौन था इसके पीछे, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को बताया नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए कंप्लीट इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया गया। ये बात वहीं की चल रही है जो 1929 का लाहौर सेशन जो हुआ था, जहाँ पे अभी हम लोग पीछे बात भी कर रहे थे। उसके बाद में 26 जनवरी को अनाउंस कर दिया गया इंडिपेंडेंस डे। तो ये आंसर क्या होगा इसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा। चलिए, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक फेडरेशन वॉज, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक फेडरेशन के फाउंडर मेंबर का नाम पूछ रहा है, ठीक। मतलब हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक फेडरेशन सेंटर का जो अभी मैंने आपको बताया था, भगत सिंह का नाम बताया था, ठीक है। तो भगत सिंह ने क्या करा था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक फेडरेशन, ठीक है, या इसको बोला जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इस नाम से भी इसको जाना जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसको फॉर्म करने के पीछे जो मेन जो क्रेडिट गया था वो गया था भगत सिंह को। किसका नाम बताया था मैंने अभी, भगत सिंह का नाम बताया। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन पहले फॉर्म हो चुका था, इसी को हम लोग हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक फेडरेशन भी कहते हैं। इसको फॉर्म करने वाले कौन थे, ये नाम है सचिंद्रनाथ सान्याल का, ठीक। वेट सर, मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? हेलो, मीटिंग एंड हुई है ऑटोमेटिक।
ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टेक्निकल एरर हो जाता है कभी कभी, है ना। तो कहाँ पे थे हम लोग? वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ, ये सब सुना था आप लोग ने, समझ आया था ये? अच्छा ठीक है, चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने बताया था कि दो ऑर्गेनाइजेशन थे ऐसे, एक था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, एक ये ऑर्गेनाइजेशन था आपका, और एक था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दो ऑर्गेनाइजेशन थे आप। एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी, जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, वो सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसी को रिफॉर्म किया था आगे चल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को, वो बोला गया भगत सिंह ने, जो अभी हम लोग थोड़ा पीछे भी एक क्वेश्चन के अंदर बात किए थे, तो ये भगत सिंह ने की थी, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जब भी पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी तो ये 1924 में फॉर्म हुआ था, दूसरे वाले ऑर्गेनाइजेशन जब भगत सिंह की बात आएगी तो 1928 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था। बस इस क्वेश्चन के अंदर इतना याद रखना आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी। क्या बताया था मैंने? गोपाल कृष्ण गोखले, एकदम एकदम गोपाल कृष्ण गोखले ने तो इनको बोला था कि 1-2 साल शांत रहिए इंडिया के अंदर आने के बाद, पहले आप देख लीजिए कि माहौल कैसा है, उसके बाद में फिर आप किसी मूवमेंट के अंदर जाना। तभी ये 15 में तो आ गए थे, लेकिन 17 में पहला मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। चलिए, नेम द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का फाउंडर का नाम बताइए जल्दी से। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो नाम तो थे, ठीक है। इन दोनों ने मिलके क्या करा था, इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया था, किसका? स्वराज पार्टी का, ठीक है। और स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन में इन दोनों को याद रखिए। इन विच ईयर द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा टुक प्लेस, ठीक है, 1922, ठीक है, 1922 की बात हो रही है, तो 1922 के अंदर चौरी चौरा इंसिडेंट आपका हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय, इनमें से किसने टू नेशन थ्योरी दी थी? किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। चलो इसके पीछे की कहानी थोड़ी बता देते हैं। टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी की कहानी शुरू हुई थी 1933 से, ठीक है। वैसे तो ये सब मुद्दा शुरू तो बहुत पहले से हो गया था, जब इंडिया में इलेक्शन शुरू हुए थे, लेकिन 1933 में एक पर्सन, क्या नाम था, चौधरी रहमत अली, नाम बताया था, किसी ने पूछा था कि सर पाकिस्तान वर्ड किसने दिया था, ठीक है। तो चौधरी रहमत अली ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, वो पाकिस्तान वर्ड कहीं ना कहीं पहली बार लोगों के सामने लेके आए, ठीक है। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक नॉर्मल स्टूडेंट था, उसने पाकिस्तान वर्ड एक दुनिया के सामने रखा कि इंडिया के अंदर से एक पाकिस्तान भी निकलना चाहिए। लेकिन 33 से लेकर 1940 तक इस टाइप की कोई चर्चाएं खास हुई नहीं, बात हुई नहीं इस पर। हाँ, हमेशा चलता ज़रूर था कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन ये नहीं चलता था कि दो नेशन अलग अलग होना चाहिए, इस टाइप का। लेकिन टू नेशन थ्योरी पहली बार कब आई? 1940 के अंदर आई, जब मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन होता है। मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन, जिसको जो प्रेसाइड करते हैं, वो प्रेसाइड करने वाला पर्सन कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या करा, 1940 के सेशन को प्रेसाइड किया, और इसी ने क्या करा था, टू नेशन थ्योरी का पहली बार कॉन्सेप्ट भी दिया। तब से हम लोग जानते हैं कि टू नेशन थ्योरी जो वर्ड था वो कब आया था, इसके बाद में आया था, ठीक है। अभी आपके सामने इसके बाद में क्या है, हाँ सॉरी, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा बेटा, फिर से बोलो, रुक के बोलो थोड़ा।
हाँ बोलो। सर जो ये नेशनल यूनिवर्सिटी थी सर, हाँ उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे सर नेशनल यूनिवर्सिटी को थी क्या? कौन सी नेशनल यूनिवर्सिटी? नहीं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि इंडियन कोई यूनिवर्सिटी जिसको नेशनल यूनिवर्सिटी बनाया गया सर, कोई थी क्या? उस समय में कोई यूनिवर्सिटी थी क्या, ये पूछ रहे हो आप? यस सर। हाँ नेशनल का हाँ बिल्कुल थी। यूनिवर्सिटीज़ इससे पहले से चल रही हैं बेटा, यूनिवर्सिटी तो एंशियंट टाइम से चल रही हैं आपकी, लेकिन हर नेशनल यूनिवर्सिटी। यस सर। हाँ तो नेशनल यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है, क्या समझते हो आप लोग नेशनल यूनिवर्सिटी से? क्या समझते हो आप लोग नेशनल यूनिवर्सिटी से? नेशनल यूनिवर्सिटी का ये मतलब होता है कि ऑल इंडिया जितने भी लोग हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाके पढ़ाई कर सकते हैं, अपने एडमिशन ले सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई बैन, किसी तरीके का कोई कास्ट, रिलीजन, सेक्ट, रीजन या किसी भी लैंग्वेज के बेसिस पे उनके ऊपर रोक टोक नहीं होती है। ऐसी बहुत सी इंटरनेशनल वो भी होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, है ना। तो वो यूनिवर्सिटीज़ अगर आप पूछ रहे हो उस टाइम पे ऐसी कोई यूनिवर्सिटी थी, हाँ ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत टाइम से हैं और चली आ रही हैं। और ब्रिटिश जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मैं यहाँ अगर बात कर रहा हूँ, कि अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर नहीं है बेटा, इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया की बात नहीं हो रही है। जो चौधरी रहमत अली ख़ान थे वो वहाँ जाके पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आउट ऑफ इंडिया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर जाके पढ़ रहे थे वो, उन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया था, वहाँ से उन्होंने इस वर्ड को ईजाद किया था, पाकिस्तान वर्ड जो बात हो रही है ना। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिसने फाउंड किया था, जिसने यूनिवर्सिटी पूरी हुई आई थी, मैंने सुना था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिसने फॉर्म किया था, सो उन्होंने भी टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट लाया। उन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अच्छा, आप सर सैयद अहमद ख़ान की बात कर रहे हो? हाँ यस। ठीक है, देखो सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या करा था। सर सैयद अहमद ख़ान उससे पहले थे, जो मैंने अभी बोला कि 1933 में पहली बार ये बात हुई थी कि पाकिस्तान जैसा कोई वर्ड है। टू नेशन थ्योरी को लेके जो पहली बार आप कह रहे हो, ये कॉन्सेप्ट कब आया? सर सैयद अहमद ख़ान ने कभी भी ये चीज़ नहीं बोली कि एक अलग से नेशन होना चाहिए, दूसरा देश होना चाहिए। उन्होंने हमेशा से मुस्लिम के रिप्रेजेंटेशन की बात ज़रूर की, लेकिन कभी इस वर्ड को कभी भी नहीं। हाँ, कांग्रेस को अपोज़ किया, कांग्रेस को समर्थन नहीं देते थे कभी भी, और दूसरी तरफ 1857 रिवोल्ट को भी सपोर्ट नहीं किया, उसको भी समर्थन नहीं दिया कभी। ये सारे मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन टू नेशन थ्योरी को पहली बार भारत के अंदर किसी ने अगर यूज़ किया है तो वो यूज़ करने वाला मोहम्मद अली जिन्ना ही था। जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी का लोगों के सामने कॉन्सेप्ट रखा और उसको ऑफिशियली कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया। सर सैयद अहमद ख़ान ने टू नेशन थ्योरी की बात नहीं की, उन्होंने बोला नेशन होना चाहिए लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम उसके अंदर होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम की बात की, टू नेशन थ्योरी की बात नहीं की। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि टू नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद ख़ान का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का कॉन्सेप्ट है। ठीक, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जितने भी प्रमोट हुए, ये सारी चीज़ें हुई हैं, इस सब के अंदर आप लोग सर सैयद अहमद ख़ान को कहीं ना कहीं देख सकते हो। उनका नाम वहाँ पे आ सकता है कि मुस्लिम एजुकेशन या मुस्लिम्स को एजुकेशन देने के लिए उन्होंने इन थ्योरी को अप्लाई किया। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग हैं आज के, उन क्वेश्चंस को आपको कहीं ना कहीं पेन ड्राइव वगैरह या PDF के फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि क्लास आज का थोड़ा हम लोग का हो गया डिसबैलेंस, बीच बीच में कट भी हुआ है। तो क्या करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस हैं PDF फॉर्म में, वो आप लोग को दे दिए जाएंगे, ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी को कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और क्लास जो आपका नेक्स्ट है, फिज़िक्स का क्लास होगा, तो सॉरी जिसका भी क्लास होगा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और वो इसी वाले ID के अंदर कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो अभी कोई भी लॉग आउट नहीं होगा, 2-3 सेकंड का आप लोग रेस्ट लेके और इसमें कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।